अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 20, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। प्यारे रीडर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अरबत, आर यू श्योर उनके घर की यही लोकेशन थी? वो घर का बगौर मायना करते हुए बोला। जी सर, मेरी जांच पड़ताल के मुताबिक अहमद का यही घर है। उसने उसकी तरफ मद्दब अंदाज में देखते जवाब दिया। हम चलो फिर, खुलवाओ दरवाज़ा इस घर का। वो अपने जेब से सिगरेट निकालकर होंठों से लगाकर बोला। कुछ गाड़ियों का शोर था तो कुछ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, जिस पर अहमद हड़बड़ाकर अपनी मीठी नींद से बेदार हुआ था और धड़ाधड़ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर उसने भागकर पहले रेलिंग पर आकर झांका, जो कि उसके घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियों को देखकर बौखला सा गया था। और फिर डर के मारे उसने अपनी आपा को उठाया और फिर दरवाजे के पास आकर उसने दरवाजे को खोला। ऐन मुमकिन था कि अगर वह चंद मिनट और दरवाजे को ना खोलते तो वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते, क्योंकि इकराम खानज़ादा किसी का इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझता था, बल्कि करवाना ज़्यादा पसंद करता था। अल्लाह का नाम लेते हुए बिलाकर हिम्मत करते हुए उन्होंने दरवाजे को खोल ही दिया। जी, किससे मिलना था आपने, और इस तरह हमारा दरवाज़ा पीटने की कोई ख़ास वजह? इकराम, जो सिगरेट पीने में मगन था, उस सिगरेट को वही फेंक कर उसे अपने बूटों की नोक से मसलता हुआ उसके पास आया और धोखड़ी के मुलाजिम आवाज़ नीची रख वह उसके जलाने पर इससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में दहाड़ा। जबकि उसकी दहाड़ को सुनते एक पल के लिए अहमद डर सा गया। और जहाँ तक हमारी बात है तुमसे मिलने की, तो तुम्हारी अमानत को तुम तक पहुँचाने आए हैं। वो उसके रूबरू आकर तीखे अबरू करके कुछ जताते हुए मैंने खेस लहजे में बोला। जानते हो क्या इस लड़की को? उसने अपनी शहादत की उंगली से जुनेशा की तरफ इशारा किया और फिर जरा सा पीछे की तरफ मुड़ते हुए एक नज़र जुनेशा के चादर में लिपटे वजूद को देखते पूछा। जुनेशा, तुम यहाँ? तुम्हें तो। जुनेशा को देखते वह हकला कर रह गया। हाँ, यहाँ अपने शोहर के पास। क्यों, उसका तुम्हारी तरफ पलटना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? उसके चेहरे के तासुरात का बगौर जायजा लेते उसे तीखे तेवरों से देखते बोला। उसे आप वहाँ ही ले जाए जहाँ से उठाकर लेकर आए हैं। इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं रही। जाने कितनों के साथ मुकाला करने के बाद अब हमारे घर की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। वो जहर खुद लहजे में बोलता उसके जख्मी दिल को मजीद लहूलुहान कर गया था। जानते हो सब ये उस घटिया इंसान के पास कैसे पहुंची? उसने उसके जहर खुद लहजे को इग्नोर करते सवाल किया। हाँ, जानता हूँ, लेकिन जो भी हो, मैं उसे अपने घर की जीनत अब नहीं बना सकता, और ना ही ये अब इस काबिल रही है कि उसे अपने घर की जीनत बनाया जा सके। बेहतर यही होगा कि आप इसे वही छोड़ाए जहाँ की जीनत ये रह चुकी है। वो एक हकारत की निगाह उसके मुतनासिब सरापे पर डालकर नफरत और हकारत से बोला। इज्जत रह चुकी है वो तुम्हारी, और अभी ये तुम्हारे घर की इज्जत ही है, क्योंकि ये अभी तक तुम्हारे निकाह में है। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा अपने घर की इज्जत को इज्जत से अपना लो, वगैरह। वो इसके गिरेबान पकड़ता आबरू तीखे करते हुए अपने कहे गए एक एक लफ्ज पर जोर देता तीखे चतुन लहजे में बोला। मैंने तो कोर्ट के थ्रू उसे कब की तलाक दे दी। वह मकरू हंसी हंसते हुए बोला। इकराम ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह गया था। क्या बकवास है ये? वो उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए उसके गिरेबान को एक झटके से छोड़ते हुए बोला, जिस पर वो अपने मुंह से खून साफ गए थे। रिडाई से हंसने लगा। तुम्हें अब भी नहीं यकीन? तो एक सेकंड ठहरो यार। वो उंगली के इशारे से उसे एक सेकंड से उसे ठहरने का बोलकर सुनेशा के पास आया। अहमद, मैं बीवी हूँ आपकी। आप ये कैसे कह? वो अपनी नीली नैन कटोरा भराई हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हकलाते हुए बोली। कौन सी बीवी? तुम मेरी बीवी तब तक थी जब तक तुम मेरे घर की जीनत थी। जैसे ही तुम मेरे घर की चार दीवारी की हदूद को फुलाकर बाहर गई, मेरे हसार से बाहर निकलकर किसी दूसरे के हसार में गई, तब से तुम मेरे लिए किसी जिस्म फरोश हराफा से कम नहीं हो। वो उसकी दर्द भरी नीली आंखों में बराह रास्त देखता उसके दिल को किसी तेज धार शय से वार करके कई टुकड़ों में बटोरते हुए अपने तीखे बोलों से उस पर वार कर रहा था। और मेरी बीवी तो ये है, एक नेक पाक साफ और पारसा।
लड़की और आपा आप जाएं, डाइवोर्स पेपर ले आए। एक लड़की जो अभी उनका शोर सुनकर बाहर आई थी, उसकी तरफ इशारा करते फख्र से बोलकर अपनी आपा को डाइवोर्स पेपर लाने को अंदर भेजा। मैं तुम्हें यानी जुनिशा मीर हाकिम को फिर से अपने बुरो हवास में तलाक देता हूँ। तलाक तलाक। वो उसके नाजुक मुतनासिब सरापे को नफरत से देखता जहरखुंद लहजे में बोला और फिर एक ही सांस में वो उसे इन तीन जानलेवा लफ्ज़ों की कड़ी मार मारते हुए वो पल में उसे अधमुआ कर गया। जुनेशा की नाजुक जान इससे तमजरीफी से निडाहाल होती वहीं ज़मीन पर ढह से गई। उसे लगा था यहाँ आकर उसके अंदर की वहशतें और अजियतें कम हो जाएंगी, लेकिन वो आज भी उतनी ही तहदमा थी जितनी कि पहले थी। जबकि इकराम खानजादा ने उस पर एक मलामत भरी निगाह डाली और भागकर जुनेशा तक आया। उसे बाजुओं से थामकर उसका चेहरा थपथपाया। जुनेशा है, आर यू ओके? उसने उसका चेहरा थपथपाकर उससे पूछा। उसकी गाड़ियों की हेडलाइट से रोशन उसका तारीक वीरान पड़ता चेहरा, जिस पर रकम एक दुख की दास्तान और उसकी लबालब आंसुओं से भरी नीली शिकवा किना आंखें, जिनमें देख इकराम खानजादा को हर बार की तरह अपना आप डूबता महसूस हुआ। आज उसकी आंखों के दर्द को देख उसकी अपनी आंखें भी नम हो गई। जुनेशा, तुम एक बहादुर लड़की हो, प्लीज़। उसने खामोश लफ्ज़ों में उसे तसल्ली और हौसला देना चाहा और उसके बेजान हो रहे वजूद को तरहनज़दा निगाहों से देखा। अरबद खान, उसने बिना मुड़े अरबद खान को आवाज़ दी। अरबद खान, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। एंड मिस्टर अहमद एहतशाम शाह, उसने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। जिस पारसा और पाक बीवी का हवाला देकर तुमने इस मासूम को तकलीफ पहुंचाई है, जानते भी हो? तुम्हारी यही पाक और पारसा बीवी एक रात के लिए मेरे बिस्तर की जीनत रह चुकी है। वो उसके मुंह पर उसके बोले गए ऊंचे बोल मारता उसकी जुबान तालों से लगा गया था। जबकि उस मासूम में और तुम्हारी स्नेक पारसा बीवी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस मासूम को मजबूर किया गया, जबकि तुम्हारी बीवी ने खुद अपनी खुशी से मेरा बिस्तर गर्म किया। वो आंख मारकर बोला और उसके तन बदन में आग लगा गया। उसके हौंकज़दा चेहरे के तासरात पर वो एक तंज भरी मुस्कुराहट उस पर उछालता हुआ जुनेशा को कदों से थाम कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकर तो तुम भी उसे जा रहे हो ना, तो तुम भी जी भर कर लेना अपनी मनमानियाँ। क्या पता और जाने किसे खबर हो, तुम भी उसके साथ अपनी रातें रंगीन कर चुके हो। वो अपनी खुफत को मिटाने की गर्ज से उसकी पीठ के पीछे फुनकारा। अरबद खान, इसका बोलना मुझ पर गिरा गुजर रहा है। उसने बिना मुड़े अरबद खान को मुखातिब किया। हुक्म खान सर। वो उसके हुक्म पर सरखम करते बोला। मुझे इसका ये गुरूर और तंतना इस पर जच नहीं रहा, आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने उसे अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और वापस उसकी तरफ पलटा, जबकि अरबद खान ने उसके हुक्म पर सरखम किया था। मिस्टर अहमद एहतशाम शाह, अभी तक तो उसके साथ मैंने अपना कोई रिलेशन नहीं बनाया, और जिसके साथ बनाया है वो तुम्हारे पहलों में खड़ी है। वो काटदार अंदाज में उसका मजाक उड़ाते बोला। डार्लिंग, बताया क्यों नहीं अपने शोहर को? कैसे तुम मुझ पर लटू थी, क्या दिन थे वो भी। मिसेज अहमद एहतशाम शाह, वो एक नज़र उसके मुतनासिब सरापे पर डालकर उसकी तरफ मुँह करके बोला। तुम तो ऊंची आसामी देखकर अपनी पोस्ट पर ही लट्टू हो गए। पर जानते हो, जब मैं और ये बिजनेस पार्टनर थे, तब हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी हसीन वक्त गुजारा, वो भी खास तुम्हारी बीवी की रजामंदी से। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसके गरेबान को दुरुस्त कर दे कमीनेपन से आंख मार कर बोला। खैर, अब मैं चलता हूँ यार, बहुत काम है मुझे जिनको चलकर अभी मुझे निपटाना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह अमीर बनने के लिए शॉर्टकट लेना नहीं आता। उसकी बीवी की तरफ देखते बोला। जानता था जिंदगी को अपने बेहतर अंदाज में जीने के लिए उसने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया था, वरना अहमद जैसे इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है, बीवी बदकिरदार हो या जुनिशा जैसी मासूम लड़की। वो अपने आगे सिर्फ अपनी गर्ज को देखता है। चलते हैं हम, बहुत जल्द एक मर्तबा फिर से मुलाकात होगी। और डार्लिंग, कभी मेरे पास लाहौर आना, आई स्वेयर। पहले जितना ही प्यार दूंगा मैं तुम्हें। वो उसकी बीवी के उड़े चेहरे के तासुरात का बगौर जायजा लेते बेबाकी से बोला और फिर पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। खान सर, अब क्या हम वापस लाहौर जाएंगे? उसने उसके हमकदम चलते हुए पूछा। नहीं यार अरबत,
پہلے ہم ملتان کا ایک روٹ لگا کر پھر واپس لاہور کی تیاری پکڑیں گے۔ وہ اسے اپنے آگے کا لائحہ عمل بتا کر تیز چلتے ہوئے اپنے مضبوط قدم اٹھاتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا، جبکہ اسے بیٹھتے ہی اربد خان نے اپنے ساتھ آئے گارڈز کی گاڑیوں کو اشارہ کر کے چلنے کو کہا۔ یوں یہ گاڑیوں کا کارواں ایک بار پھر سے اپنی منزل کو رواں تواں ہو گیا، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ غصے سے کھولتے ہوئے اپنی بت بنی بیوی کی طرف بڑھا اور پھر اس کے بازوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا۔ پھر کیا کہہ رہے تھے تمہارے تایا ابو؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے استفسار کرتے پوچھا اور ساتھ میں اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ان کا اشارہ پا کر ان کے مقابل پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ بھی کر لوں وہ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ مجھے ابھی بھی ڈانٹ ہی رہے تھے کہ میں نے فور نائٹلی ٹیسٹ میں اتنے کم مارکس کیوں گین کیے۔ وہ سر جھکائے مدھم آواز میں بولا ہوں، جس پر انہوں نے محض ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ اپنے تایابوں کو امپریس ہی کرتے رہو گے یا پھر ان سے اپنا بدلہ بھی لوگے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تم نے اپنے خاندان کو برباد کرنے والے کو معاف کر دیا ہے؟ انہوں نے اسے تیکھے تیوروں سے دیکھتے پوچھا۔ ایوب چچو، میں نے کب ایسا کہا؟ میں اپنے خاندان کی بربادی کو بھولا نہیں ہوں۔ ابھی بھی وہ پل وہ گھڑیاں مجھے شدت سے یاد ہیں کہ کس طرح میرے بھائی اور میرے باپ کو پلین کریش میں مروا دیا گیا۔ تایابوں نے کس طرح میری موم پر الزام لگوا کر طلاق دلوا کر گھر سے باہر نکلوا دیا۔ میں انائزہ کو ہر پل ہر گھڑی اس درد سے گزارنا چاہتا ہوں جس سے میں گزر رہا ہوں، تاکہ تایابوں کو بھی پتہ چلے کسی کی معصوم آنکھوں سے خواب چھین لینا کتنا دردناک لمحہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی میں بھی انائزہ کی آنکھوں میں میرے ساتھ رہنے کا ہر ایک وہ خواب چھین لوں گا جس کی وہ خواہش کرے گی۔ وہ اپنی ضبط گریا سے سرخ ہو رہی آنکھوں میں وہ تلخ پل یاد کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر اریب خانزادہ کی دھکتی رگ پر کب وار کر رہے ہو؟ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ بہت جلد ایوب چچو، وہ ایک پختہ لہجے میں بولا۔ جس طرح اریب نے تمہاری ماں پر الزام لگوا کر تمہارے باپ کے ہاتھوں طلاق دلوائی، اب تمہیں بھی ویسے ہی چاہیے اس کی بیٹی کی کردار کشی کر کے اس کے منہ پر طلاق کے 3 بول مار دو۔ وہ اپنی مونچھوں کو داغ دیتے ہوئے اسے بھڑکاتے ہوئے بولے۔ ایسا ہی کروں گا میں۔ میری موم کے ساتھ ڈیڈ تھے، میرے اس کے باوجود اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے میری موم کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ ملوث کر کے جیتے جی مار ڈالا، اور میرے باپ کو سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع یہ بغیر ان پر اپنا دباؤ ڈال کر صرف ایک ویڈیو کلپ کی بنا پر وہی میری موم کو طلاق دلوا دی۔ میں وہ دردناک پل آج تک نہیں بھولا۔ وہ اس پل کو یاد کرتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بدلہ لینے کا مسم ارادہ کرتے بولا۔ اپنے گروپ کی ماں تو ویسے ہی میں انائزہ کو مار رہا ہوں، لیکن اب اسے سیم ویسے ہی درد اور وحشتناک اذیت سے گزاروں گا کہ ایوب خانزادہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی مجھ سے بھیک مانگے، اور پھر میں بھی اسی بے رحمی سے اسے بدکردار کہہ کر ویسے ہی طلاق کے 3 بول اس کے منہ پر ماروں گا جس طرح انہوں نے میری موم کے ساتھ کیا۔ اس کو طلاق دینا گویا اسے زندہ مار دینے کے مترادف ہے، کیونکہ انائزہ خانزادہ پاگل ہے میرے پیچھے۔ جب اریب خانزادہ اپنی لاڈلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا مرتے ہوئے دیکھے گا، تب اسے احساس ہوگا اپنے خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، اور وہاں سے پھر جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاباش میرے بچے، بھائی صاحب کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں وارث، کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑے پاؤ گے۔ وہ اس کے کندھے کو تھپتھپا کر حوصلہ دینے والے انداز میں بولے، جس پر وہ محض اپنا اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنے نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔